रस्कोल्निकोव भीड़ का हिस्सा नहीं था, और जैसा कि हमने पहले कहा, वह हर तरह की संगत से कतराता था, खासकर इन दिनों। लेकिन इस समय अचानक उसे दूसरों के बीच रहना किसी तरह सहज लग रहा था। लगता था उसके अंदर कोई नई भावना जाग रही है, और उसके साथ ही किसी के साथ होने की लालसा सी भी उठ रही थी। घोर उलझन और उदासी भरी बेचैनी में पूरे 1 महीने फंसे रहने के बाद वह इतना थक गया था कि किसी भी नए इंसान के साथ एक पल के लिए भी सही आराम करने के लिए तड़प रहा था। अपने चारों ओर गंदगी के बावजूद शराब खाने में बैठना उसे खुशी दे रहा था। शराब खाने का मालिक किसी दूसरी कमरे में रहा होगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद वह सीढ़ियां उतरकर बड़े कमरे में आता, और हर बार उसके बाकी शरीर से पहले उसके भड़कीले काले चमकदार लंबे जूते दिखाई देते, जिनके ऊपर लाल रंग का चमकदार हिस्सा पलटा हुआ था। उसने लंबा कोट और बुरी तरह चीकटदार काले रंग का साटन वेस्ट पहना था। गुलूबंद नहीं था, और पूरे चेहरे पर इतना तेल लगा था कि मानो लोहे के ताले पर चिपका हुआ हो। काउंटर पर लगभग 14 साल का एक लड़का खड़ा था, और उसके साथ एक छोटा लड़का चीजें लाता जाता। काउंटर पर कुछ कटा खीरा, सूखी काली डबल रोटियों के टुकड़े और मछली के छोटे छोटे कतले पड्ढे थे, जिससे बुरी गंध फैल रही थी। वहां घुटन और शराब की भभक से हवा इतनी बोझिल थी कि 5 मिनट रहने से ही आदमी नशे में महसूस करने लगता। कभी कभी कुछ अजनबियों से ऐसी मुलाकात हो जाती है कि बिना एक शब्द कहे ही मन में स्नेह या घृणा उत्पन्न हो जाती है। रकोलनकोव पर उस आदमी का भी ऐसा ही असर पड़ा, जो थोड़ी दूर बैठा था और देखने में मानो एक कड़ा सरकारी कर्मचारी लगता था। उस नौजवान ने बाद में अपने इस अनुभव को अक्सर याद किया और कहा कि यह मुलाकात किसी पूर्व बोध का परिणाम थी। वह बार बार उस आदमी की ओर देखता रहा, शायद इसलिए कि वह लगातार उसे घूर रहा था। वह आदमी कमरे में मौजूद अन्य लोगों और शराब खाने के मालिक तक को ऐसे देख रहा था मानो उनके साथ का आदर कर चुका हो और उनसे उकता चुका हो। हैसियत और तहजीब के हिसाब से वह अपने से कमतर लोगों को समझता था, इसलिए उसके मन में उनके साथ बातचीत करने का कोई उत्साह नहीं था। वह आदमी 50 से ऊपर का था। गंजा सिर, सफेद झड़ते बाल, मध्यम कद और गट्ठा बदन। लगातार शराब पीने के कारण उसका चेहरा फूल गया था और रंग पीला हरा पड़ गया था। पपोटे सूजे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में तेज चमक थी, जैसे छोटे छोटे दरारों से झांक रही हो। आंखों में एक अजीब गहराई और पागलपन की झलक भी थी। वह एक बहुत पुराना, फटा पुराना काले रंग का सूट और कोट पहने था, जिसमें केवल एक बटन सही था, बाकी टूटे हुए थे। गोया वह अपनी अंतिम शान की निशानी को सीने से लगाए रखना चाहता हो। मड़ी तुड़ी धंभी और मैल से भरी कमीज का सामने का हिस्सा उसके जीन के वेस्ट के बाहर उभरा हुआ था। उसका चेहरा भी दाढ़ी मुंह से सफाचट था, लेकिन इतनी लंबी अवधि से दाढ़ी नहीं बनाई थी कि थोड़ी भूरे रंग की कड़ी जैसी लग रही थी। उसकी चाल ढाल में भी कुछ ऐसी बात थी जिससे उसके इर्द गिर्द उसका इज्तेदार और अफसर जैसा प्रभाव महसूस होता था। लेकिन वह बेचैन था, बार बार अपने बाल संभालता। थोड़ी देर बाद कोट की फटी कुहनी को मेज पर टिकाकर सिर हाथों में पकड़े बेहद मायूसी से बैठ जाता। आखिरकार उसने रकोलनकोव की आंखों में आंखें डालकर ऊंची आवाज में कहा, जनाब, क्या मैं आपसे कुछ गंभीर बातचीत करने की हिम्मत कर सकता हूं? आप अपने रखरखाव से बाहर लगे होंगे, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं और शराब पीने की आदत नहीं है। मैंने तालीम को हमेशा इज्जत की नजर से देखा है, और इसके अलावा ओहदे के हिसाब से मैं टाइटुलर काउंसलर हूं। मेरा नाम मामला दोव है, टाइटुलर काउंसलर। क्या मैं आपसे यह पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूं कि क्या आप किसी सरकारी नौकरी में रहे हैं? जी नहीं, मैं पढ़ता हूं, नौजवान ने जवाब दिया। उसे बोलने वाले की कठोर शैली और सीधे साधे संबोधन पर थोड़ी हैरत हुई। अभी वह किसी इंसान की संगत से सहज महसूस कर रहा था, लेकिन बातचीत शुरू होते ही उसे आदतन बेचैनी और चिड़चिड़ापन महसूस हुआ। तो आप पढ़ाई कर रहे हैं या पहले पढ़ चुके हैं? उस आदमी ने ऊंची आवाज में कहा। मैंने भी यही सोचा था। अनुभव जनाब, ये सब अनुभव की बात है, कहकर उसने अपने माथे पर उंगली रखी और स्वयं को शाबाशी दी। अगर आप अनुमति दें। वह उठ खड़ा हुआ।
लड़खड़ाया, अपना मग और ग्लास उठाया और नौजवान के पास आकर बैठ गया। इस तरह कि नौजवान के चेहरे का बगल का हिस्सा उसके सामने था। वह शराब के नशे में था, लेकिन बिना अटकते भरोसे के साथ बोल रहा था। बीच बीच में उसकी बात का तार टूट जाता और उसे शब्द खींचकर बोलना पड़ता। वह रकोलनिकोव पर ऐसे नजर डालता जैसे किसी आदमी से महीने भर बात न हुई हो। जनाब, उसने गंभीर भाव से कहा, गरीबी कोई बुराई नहीं है, यही सच है। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि शराबी होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कंगाल होना, जनाब, कंगाल होना बुरी बात है। गरीबी में आप अपनी आत्मा की नेक बुनियाद बनाए रख सकते हैं, लेकिन कंगाली में कभी नहीं। कंगाल आदमी को डंडा लेकर समाज से खदेड़ा नहीं जाता, झाड़ू से बुहार कर बाहर फेंक दिया जाता है ताकि जितना ज्यादा हो सके उसका अपमान हो। और यही ठीक भी है, क्योंकि कंगाली में तो मैं खुद ही सबसे पहले अपना अपमान करने को तैयार रहूंगा। इसलिए जनाब, दारू की दुकान। जनाबे आली, अभी 1 महीना हुआ मिस्टर लेबेदजातनिकोव ने मेरी बीवी को पीटा, और मेरी बीवी मुझसे बिल्कुल अलग ही किस्म की चीज है। आप समझ रहे हैं ना? अच्छा, मैं महज अपनी जानकारी के लिए आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कभी नेवा नदी पर भूसे की नाव पर रात बसर की है? जी नहीं, कभी नहीं, रस्कोलनिकोव ने जवाब दिया। इसका क्या मतलब है? बात बस ये है कि वहां इस तरह सोते हुए मुझे 5 रातें हो गई हैं। उसने अपना गिलास भरा, एक ही घूंट में पी गया और सोच में डूब गया। सचमुच उसके कपड़ों से भूसे के टुकड़े चिपके हुए थे और उसके बाल भी उलझे हुए थे। लगता था 5 दिन से उसने कपड़े नहीं बदले थे और न मुंह हाथ धोया था। खास तौर पर उसके हाथ तो बहुत ही गंदे थे, मोटे और लाल रंग के, और नाखून बिल्कुल काले पड़ चुके थे। लगता था उसकी बातचीत आम तौर पर दिलचस्प तो थी, लेकिन बहुत जोश भरी नहीं। काउंटर पर काम करने वाले लड़के खीखी करके हंसने लगे। शराब खाने का मालिक खास इस मस्खरे बंधे की बातें सुनने के इरादे से ऊपर वाले कमरे से उतरकर नीचे आ गया और थोड़ी देर बैठकर अलसाए ढंग से लेकिन गर्मजोशी के साथ झंभाई लेने लगा। साफ लगता था कि मामलादोव यहाँ का एक जाना पहचाना व्यक्ति था, और बहुत मुमकिन था कि उसमें लफ्ज़ी की कमजोरी इस वजह से पैदा हुई हो कि उसे शराब खाने में अक्सर तरह तरह के अजनबियों से बातें करने की आदत थी। कुछ शराबियों में यह आदत बढ़ते बढ़ते एक जरूरत बन जाती है, खास तौर पर उन लोगों में जिन पर घर में कड़ी निगरानी रखी जाती है और जिनकी बहुत बेइज्जती की जाती है। इसलिए दूसरे पीने वालों के बीच बैठकर वे अपनी हरकतों को सही ठहराने और मुमकिन हो तो उनकी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करते हैं। मस्खरा बंदा है ये भी। शराब खाने के मालिक ने अपना फरमान सुनाया, आखिर तुम काम क्यों नहीं करते, या अगर किसी नौकरी में लगे हो तो अपनी ड्यूटी पर क्यों नहीं हो? जनाब, मैं अपनी ड्यूटी पर क्यों नहीं हूं? मामलादोव ने सीधे रस्कोलनिकोव को संबोधित करते हुए अपनी बात जारी रखी, मानो सवाल उसी ने पूछा हो। मैं अपनी ड्यूटी पर क्यों नहीं हूं? क्या यह सोचकर मेरा दिल नहीं दुखता कि मैं एक बेकार का कीड़ा हूं? 1 महीना हुआ। मेरी बीवी को मिस्टर लेबेदजातनिकोव ने अपने हाथों से पीटा था और मैं शराब के नशे में धुत पड़ा था। तब क्या मुझे तकलीफ नहीं हुई थी? माफ करना नौजवान, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? हाँ, मेरा मतलब है, तुम्हें कोई उम्मीद न होते हुए भी किसी से कर्ज के लिए फरियाद करनी पड़ी हो? हाँ, हुआ है, लेकिन कोई उम्मीद न होते हुए भी से आपका क्या मतलब है? हर मायने में कोई उम्मीद न होते हुए, जब तुम्हें पहले से मालूम हो कि तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। गोया यूं समझ लो, तुम्हें पूरे यकीन के साथ पहले से पता है कि यह आदमी, यह नामी ग्रामी शहरी जिसकी लोग मिसाल देते हैं, किसी भी कीमत पर तुम्हें पैसा देने वाला नहीं है। और सच तो यह है कि मैं पूछता हूं वह क्यों दे? जाहिर है वह जानता है कि मैं पैसा वापस नहीं लाऊंगा। तरस खाकर मित्र लेबेदजातनिकोव ने, जो हर नए नए विचार की खबर रखते हैं, अभी उसी दिन समझाया था कि आजकल साइंस तक ने तरस खाने पर पाबंदी लगा दी है, और यह कि अब इंग्लैंड में यही होता है जहां राजनीति और अर्थशास्त्र का बोलबाला है। आखिर क्यों, मैं पूछता हूं, वह मुझे पैसा क्यों दे? फिर भी मैं उसके पास जाने के लिए चल पड़ता हूं,
हालांकि मैं पहले से जानता हूं कि वह देने वाला नहीं है। और क्यों जाते हैं आप? रास्कोलनिकोव ने बात काट कर पूछा। लेकिन जब किसी का कोई न हो, जब उसके पास जाने को कोई दूसरा ठिकाना न हो, तो इसलिए कि हर आदमी के पास जाने के लिए कोई ठिकाना तो होना चाहिए। इसलिए कि ऐसे वक्त भी आते हैं जब आदमी को कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। जब मेरी बेटी पहली बार पीला टिकट लेकर बाहर निकली थी तो मुझे जाना पड़ा था, क्योंकि मेरी बेटी सड़क पर से रोजी कमाती है। उसने यह आखिरी बात नौजवान की ओर कुछ बेचैनी से देखते हुए दबी जबान में जोड़ी। कोई बात नहीं जनाब, कोई बात नहीं। जब काउंटर पर बैठे दोनों लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े और शराब खाने का मालिक भी मुस्कुराने लगा, तो मरमेलादोव ने और भी अपने आप को संभालते हुए अपनी बात जारी रखी। कोई बात नहीं, मुझे उनके हंसने से जरा भी उलझन नहीं होती, क्योंकि इसके बारे में हर आदमी सब कुछ जानता है, और जो अब तक ढका छिपा था वह भी खुलकर सामने आ चुका है। और मैं यह सब कुछ तिरस्कार से नहीं बल्कि विनम्रता से मानता हूं। ऐसा ही सही, ऐसा ही सही। इंसान को देखो। माफ करना नौजवान, तुम यह कर सकते हो? नहीं, मैं अपनी बात और जोर से और साफ साफ कहता हूं। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि मुझे देखकर दावे के साथ कह सको कि मैं सुअर नहीं हूं? जवाब में नौजवान ने एक शब्द भी नहीं कहा। खैर, मरमेलादोव ने फिर संयत होकर अपनी बात जारी रखी। खैर, ऐसा ही सही। मैं तो सुअर हूं, लेकिन वह रईसजादी है। मैं तो जानवर हूं, लेकिन कतेरीना इवानोवना मेरी धर्मपत्नी, पढ़ी लिखी औरत है और एक अफसर की बेटी है। माना मैं लफंगा हूं, लेकिन वह दिल की हीरा है। उसके दिल में भावनाएं हैं। पढ़ाई लिखाई ने उसकी आत्मा को निखारा है, लेकिन फिर भी काश उसके दिल में मेरे लिए भी कुछ दया होती। जनाब, हर आदमी के पास कम से कम एक ठिकाना तो होना चाहिए जहां लोगों के दिल में उसके लिए भी कुछ दर्द हो। लेकिन कतेरीना इवानोवना, हालांकि वह बड़े दिल की औरत है, लेकिन उसमें इंसाफ नहीं है। फिर भी मैं जानता हूं कि जब वह मेरे बाल पकड़कर घसीटती है तो तरस खाकर ही ऐसा करती है, क्योंकि नौजवान, मुझे यह कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आती कि वह मुझे बाल पकड़कर भी घसीटती है। लोगों के हंसने पर उसने जोर से कहा, लेकिन हे भगवान, अगर वह एक बार भी नहीं, बेकार है यह सब। इसकी बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक बार नहीं, कई बार मेरी तमन्ना पूरी हुई और कितनी ही बार उसके दिल में मेरे लिए दर्द पैदा हुआ। लेकिन मेरा स्वभाव ही ऐसा है। मैं एक जन्मजात जानवर हूं। ठीक कहते हो, शराब खाने के मालिक ने जम्हाई लेते हुए कहा। मरमेलादोव ने जोर से मेज पर मुक्का मारा। मेरा स्वभाव ही ऐसा है जनाब। क्या आप जानते हैं कि शराब के लिए मैंने उसकी लंबी जुराबें तक बेच दी? उसके जूते नहीं, वह तो खैर कुछ इतना बुरा ना होता, लेकिन उसकी लंबी जुराबें, उसकी पश्मीने की शॉल भी मैंने शराब के लिए बेच दी, जो उसे पहले तोहफे में मिली थी। उसकी अपनी चीज थी, मेरी नहीं। हम लोग ठिठुरते हुए एक ठंडे कमरे में रहते हैं, और इस बार वह सर्दी खा गई है। उसे खांसी आने लगी है, साथ में खून भी आता है। हमारे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, और कतेरीना इवानोवना सवेरे से रात तक काम में जुटी रहती है। झाड़ू लगाती है, कपड़े धोती है, बच्चों को नहलाती धुलाती है, क्योंकि उसे बचपन से सफाई की आदत रही है। लेकिन उसका सीना कमजोर है और तपेदिक का डर बना रहता है, और मैं यह सब महसूस करता हूं। क्या आप सोचते हैं कि मैं यह सब महसूस नहीं करता? मैं जितना ज्यादा पीता हूं उतना ही ज्यादा इस बात को महसूस करता हूं, और पीता भी इसलिए हूं क्योंकि शराब में मैं हमदर्दी खोजता हूं और चाहता हूं कि मुझ पर कोई तरस खाए। मैं पीता इसलिए हूं कि मुझे दोगुनी तकलीफ हो। यह कहकर मानो निराश होकर उसने अपना सिर मेज पर झुका लिया। नौजवान, उसने फिर सिर उठाकर कहा, तुम्हारे चेहरे में मुझे अपनी तकलीफ की कुछ झलक दिखती है। जब तुम अंदर आए तभी मैंने उसे पहचान लिया था, और इसीलिए मैंने तुमसे बात छेड़ी। मैं तुम्हारे सामने अपनी जिंदगी की दास्तान इसलिए नहीं खोल रहा कि ये निठल्ले हंसें, बल्कि इसलिए कि मुझे ऐसे आदमी की तलाश है जिसके दिल में दूसरों का दर्द हो और जो पढ़ा लिखा हो। तो मैं बता रहा था कि मेरी बीवी रईसों की बेटियों के स्कूल में पढ़ी थी, और स्कूल छोड़ते वक्त
उसने गवर्नर साहब और दूसरी बड़ी हस्तियों के सामने शाल नृत्य प्रस्तुत किया था और उसे इनाम में सोने का एक मेडल और प्रशस्ति पत्र मिला था। मेडल खैर वह तो बहुत पहले ही बेच दिया गया था, लेकिन प्रशस्ति पत्र अभी तक उसके संदूक में रखा है और अभी कुछ दिन पहले उसने मकान मालकिन को वह दिखाया था। वह कभी उसके साथ नहीं बनती, लेकिन फिर भी वह किसी न किसी को अपने पिछले कमालों और बीते सुखद दिनों की बातें सुनाना चाहती है। इसके लिए मैं उसे दोष नहीं देता। आखिर उसके पास अब उन यादों के अलावा बचा ही क्या है? बाकी सब तो धूल में मिल चुका। जी हां, वह बड़े दिल की खानदानी औरत है, कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया और जो ठान लिया उसे पूरा किया। अब भी वह अपने हाथ से झाड़ू देती है। खाने को काली रोटी के अलावा कुछ नहीं होता, लेकिन मजाल है कि कोई उसके साथ बेइज्जती से पेश आए। इसीलिए तो जब मित्र लेबेज़्यातनिकोव ने उसके साथ बदतमीजी की तो उसने उसे अनदेखा करने से इनकार कर दिया और जब उन्होंने उस पर हाथ उठाया तो वह चारपाई पकड़कर लेट गई। चोट से ज्यादा उसे इस बात का दुख था कि उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची थी। जब मैंने उससे शादी की तब वह विधवा थी, 3 बच्चों की मां। उसने अपने पहले पति से प्रेम करके शादी की थी और बाप के घर से भाग आई थी, लेकिन बाद में वह पति जुआ खेलने लगा, मुकदमे में फंस गया और मर गया। वह उसे मारता भी था, हालांकि वह भी जवाब में उसे मारती थी। इसका मेरे पास पक्का सबूत है। फिर भी आज भी जब वह उसकी बात करती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह हमेशा उसका हवाला देकर मुझे ताने देती रहती है। मुझे इस बात की खुशी है कि वह कम से कम ख्वाबों में तो यह सोचती है कि कभी वह सुखी थी। उसके मरने के बाद वह 3 बच्चों के साथ अकेली रह गई थी। इत्तफाक से उन दिनों मैं भी वहीं था और उसने ऐसी गरीबी झेली थी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उसके सारे रिश्तेदारों ने उससे नाता तोड़ लिया था, लेकिन वह अपनी आन पर डटी रही। और तब जनाब मेरी पहली बीवी मर चुकी थी। उसकी एक 14 साल की बेटी थी। तब मैंने कतेरीना इवानोवना के सामने प्रस्ताव रखा कि मुझसे शादी कर ले, क्योंकि उसकी यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी। और सोचिए जनाब, वह इतनी पढ़ी लिखी, सलीकेदार, ऊंचे खानदान की औरत मेरी बीवी बनने को राजी हो गई। रोते और सिसकते हुए, अपने हाथ मलते हुए उसने मुझसे शादी कर ली, क्योंकि उसके पास कोई और ठिकाना नहीं था। आप समझते हैं जनाब इसका मतलब क्या होता है? जब किसी के पास कोई ठिकाना नहीं होता। पूरा 1 साल मैं अपने सारे फर्ज ईमानदारी और वफादारी से निभाता रहा और उसे छुआ तक नहीं। ये कहते हुए उसने अपने प्याले को थपथपाया, क्योंकि मेरे दिल में भी भावनाएं हैं, लेकिन फिर भी मैं उसे खुश नहीं कर सका। और फिर मेरी नौकरी भी चली गई, हालांकि उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। दफ्तर में ही कुछ उलटफेर हो गए थे और तब मैंने उसे छुआ। कुछ ही दिनों में 1.5 साल हो जाएंगे उस बात को, जब हम कई जगह भटकने और अनगिनत मुसीबतें झेलने के बाद इस शानदार राजधानी में पहुंचे थे। यहां मुझे एक नौकरी मिली भी और छूट भी गई। आप समझ रहे हैं, इस बार नौकरी मेरी अपनी गलती से गई, क्योंकि मेरी वही कमजोरी उभर आई थी। अब हमारे पास अमाल्या इवदोरोवना लिपेवसेल के यहाँ एक कमरे का एक हिस्सा है, पर मैं यह नहीं बता सकता कि कहां से हम अपनी गुजर बसर करते हैं और कहां से अपना किराया भरते हैं। वहां हमारे अलावा और भी बहुत से लोग रहते हैं। गंदगी और बेतरतीबी, बिल्कुल भटियार खाने जैसा। जी हां, और इस बीच पहली बीवी से मेरी जो बेटी थी वह बड़ी हो गई, और जिस जमाने में मेरी बेटी बड़ी हो रही थी उस दौरान उसे अपनी सौतेली मां के हाथों क्या क्या सहना पड़ा, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। कतेरीना इवानोवना दिल की बहुत बड़ी तो है, लेकिन उसका मिजाज बहुत तेज है, बेहद चिड़चिड़ा और गुस्सा जैसे उसकी नाक पर रखा रहता है। जी हां, लेकिन कोई फायदा नहीं इन सब बातों की चर्चा से। सोनिया को, जैसा कि आप सोच सकते हैं, कभी पढ़ना लिखना नसीब नहीं हुआ। 4 साल पहले मैंने उसे भूगोल और दुनिया का इतिहास पढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन ये विषय मुझे खुद ठीक तरह से नहीं आते थे। हमारे पास ढंग की किताबें भी नहीं थीं, और जो थोड़ी बहुत किताबें थीं भी, हाँ, बहरहाल अब तो वे भी हमारे पास नहीं रहीं।
तो हमारा पढ़ने लिखने का सारा सिलसिला खत्म हो गया। हम फारस के बादशाह साइरस तक पहुंचे थे, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ सके। जब से वह जवान हो चली, उसने कुछ रोमांटिक किस्म की किताबें पढ़ी और हाल ही में उसने बड़ी दिलचस्पी से एक किताब पढ़ी है जो उसे मिस्टर लेबेज़यातनिकोव के जरिए मिली थी। आप जानते ही होंगे, वह किताब शरीर विज्ञान की थी। उसने हमें उसके कुछ हिस्से सुनाए भी थे। तो बस यही है उसकी कुल पढ़ाई। और अब क्या मैं आपसे, जनाब आली, अपनी खातिर एक निजी किस्म का सवाल पूछने की हिम्मत कर सकता हूं? क्या आप सोचते हैं कि कोई गरीब इज्जतदार लड़की ईमानदारी से काम करके काफी पैसा कमा सकती है अगर वह इज्जतदार है और उसमें कोई खास हुनर नहीं है? दिन भर में 5 टके नहीं कमा सकती, और इतना भी तब जब वह अपने काम में पल भर को दम न ले। और बात इतनी ही नहीं है। इवान इवानोविच लापिताकोव, वही जो सिविल काउंसलर हैं, आपने उनका नाम सुना होगा। उन्होंने मिलनेन की जो आधा दर्जन कमीजें बनवाई थीं, उनके पैसे आज तक उसे नहीं दिए, बल्कि उलटे उसे झिड़क कर भगा दिया। उसने बहुत पैर पटके और उन्हें बुरा भला कहा। बहाना यह बनाया कि कमीजों के कॉलर वैसे नहीं थे जैसे नमूने की कमीज में थे, टेढ़े लगे थे। इधर छोटे छोटे बच्चे भूखे थे। कतेरीना इवानोवना हाथ मलते हुए इधर उधर टहल रही थीं, गाल तमतमाए हुए, जैसा कि इस बीमारी में हमेशा हो जाता है। वह बोली, यहां हमारे मुंह पर रहती है, खाती है, पीती है और कमरे का मजा भी लेती है। काम करते करते छाती फट जाती है। और मिलता क्या है उसे खाने पीने को, जब छोटे बच्चों को 3-3 दिन तक एक कौर भी नसीब नहीं होता। और उस वक्त मैं पड़ा हुआ था, उससे क्या होता है। मैं शराब के नशे में धुत था और मैंने सोफिया को बोलते सुना। बहुत फूल सी बच्ची है, बहुत कोमल और धीमी आवाज है उसकी। सुनहरे बाल और चेहरा ऐसा पीला और दुबला पतला कि पूछिए मत। वह बोली, कतेरीना इवानोवना, क्या आप सचमुच मुझसे वही काम करवाना चाहती हैं? और दायुशा अफ्रोसोनिया जैसी बदचलन औरत, जिसे पुलिस अच्छी तरह जानती है, 2-3 बार मकान मालकिन के जरिए मुझे फंसाने की कोशिश कर चुकी है। तो क्या हुआ? कतेरीना इवानोवना ने ताने से कहा, तुम कौन सा ऐसा अनमोल रत्न हो जिसे संभाल कर रखा जाए, लेकिन उसे दोष मत दीजिए साहब, उसे दोष मत दीजिए। जिस वक्त उसने यह बात कही थी, उस वक्त वह अपने होश में नहीं थी। अपनी बीमारी की वजह से और भूखे बच्चों के रोने बिलखने की वजह से उसके होश ठिकाने नहीं थे। उसने वह बात किसी और वजह से नहीं, बस चोट पहुंचाने के लिए कही थी। वैसे भी कतेरीना इवानोवना का यही स्वभाव है। जब बच्चे रोने लगते हैं, चाहे वे भूख से क्यों न रो रहे हों, वह तुरंत उन्हें पीट डालती है। कोई 6 बजे मैंने देखा कि सोफिया उठी, सिर पर रुमाल बांधा, कंधे पर पुराना 3 आंतों वाला कोट डाला और कमरे से बाहर चली गई। वह लगभग 9 बजे लौटी, सीधे कतेरीना इवानोवना के पास गई और चुपचाप उनके सामने मेज पर 30 रूबल रख दिए। उसने एक बात भी नहीं कही, उनकी ओर देखा तक नहीं, बस हमारी बड़ी सी हरे रंग की जनाना शाल उठाई। हम लोगों के पास बस एक ही शाल है, जनाना, और उसे सिर तक ओढ़कर दीवार की तरफ मुंह करके चारपाई पर लेट गई। उसके छोटे छोटे कंधे और उसका सारा शरीर कांप रहा था, और मैं वैसे ही पड़ा रहा जैसे पहले पड़ा था। और तब मैंने देखा, ऐ नौजवान, कि कतेरीना इवानोवना उसी तरह चुपचाप सोफिया की छोटी सी चारपाई के पास गई। सारी रात घुटनों के बल बैठी रही, सोफिया के पांव चूमती रही, किसी तरह वहां से उठने का नाम न लिया, और फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटकर सो गईं, एक साथ। जी हां, और मैं शराब के नशे में धुत पड़ा रहा। मरमेला दो अचानक चुप हो गया, जैसे उसकी आवाज जवाब दे गई हो। फिर उसने जिद करके अपना गिलास भरा, एक ही घूंट में गटका और गला साफ किया। तो उसी वक्त से साहब, कुछ देर रुककर उसने फिर कहना शुरू किया, उसी वक्त से कुछ तो बदनसीबी के हालात के कारण और कुछ बुरा चाहने वालों के कान भरने की वजह से, जिनमें दायुशा अफ्रोसोनिया ने इस बहाने की आड़ लेकर कि उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया था, बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसी वक्त से मेरी बेटी सोफिया सेम्योनोवना को मजबूर होकर पीला टिकट लेना पड़ा, और इस वजह से अब वह हमारे साथ नहीं रह सकती।
हमारी मकान मालकिन अमाल्या इवदोरोवना इस बात को सुनने तक को तैयार नहीं है। हालांकि पहले उसी ने दायुशा अफ्रोसोनिया को बढ़ावा दिया था, और मिस्टर लेबेज़यातनिकोव भी। हाँ, उनके और कतेरिना इवानोवना के बीच जो बखेड़ा हुआ था वह भी सब सोफिया को लेकर ही हुआ था। पहले तो वह खुद सोफिया पर डोरे डाल रहा था, लेकिन फिर अचानक उसे अपनी मान मर्यादा का बहुत ख्याल आ गया। बोला, मेरे जैसा इतना पढ़ा लिखा आदमी उस जैसी लड़की के साथ एक ही घर में कैसे रह सकता है। अब कतेरिना इवानोवना भला कब ऐसी बात बर्दाश्त करने वाली थी। उन्होंने डटकर उसकी तरफदारी की। बस सारा किस्सा यही था। तो अब सोफिया हमारे यहां आती भी है तो ज्यादातर अंधेरा हो जाने के बाद कतेरिना इवानोवना को ढांढस बंधाती है, और जो कुछ बन पड़ता है मदद कर जाती है। उसने कापरनाउमोव के यहां एक कमरा ले रखा है। वही दर्जी है, लंगड़ा है और हकलाता है। उसका पूरा परिवार हकलाता है, यहां तक कि उसकी बीवी भी। वे सब एक ही कमरे में रहते हैं, लेकिन सोफिया के लिए उन्होंने पर्दे डालकर एक छोटा सा हिस्सा अलग कर दिया है। हाँ, वे सब बहुत गरीब हैं और सभी हकलाते हैं। जी हाँ। तो हुआ यूं कि मैं सुबह उठा, अपने फटे पुराने कपड़े पहने, दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर दुआ मांगी और महामहिम इवान अफानासिएविच के यहां जाने निकल पड़ा। महामहिम इवान अफानासिएविच, आप उन्हें जानते होंगे। नहीं जानते तो आप सचमुच एक बहुत ही अच्छे आदमी को नहीं जानते। वे तो मोम हैं, भगवान कसम, बिल्कुल मोम की तरह। मेरी कहानी सुनकर उनकी आंखें भीग गईं। उन्होंने कहा, मरमेलादोव, तुम पहले भी एक बार मेरी उम्मीद पर पानी फेर चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बार फिर रख लूंगा, खुद अपनी जिम्मेदारी पर। यही उनके शब्द थे। याद रखना, उन्होंने कहा, और अब तुम जा सकते हो। मैंने उनके पैरों की धूल को मन ही मन चूमा। मेरा मतलब, सचमुच तो वे ऐसा करने नहीं देते, क्योंकि वे एक राजनेता हैं, आधुनिक विचारों और उदार सोच वाले व्यक्ति। मैं घर लौटा और जब मैंने सबको बताया कि मुझे फिर से नौकरी मिल गई है और अब तनख्वाह भी मिलेगी, तो कसम से घर में जैसे कोई त्योहार आ गया। मरमेलादोव एक बार फिर बहुत उत्तेजित होकर हंस पड़ा। उसी वक्त पहले से ही शराब पिए हुए लोगों का एक झुंड सड़क से हल्ला मचाता हुआ भीतर आ गया। शराब खाने के दरवाजे पर 7 साल का एक लड़का किराए के ऑर्गन पर अपनी महीन आवाज में छोटा छोटा झोंपड़ा गा रहा था। पूरा कमरा शोर शराबे से भर गया। शराब खाने का मालिक और नौकर नए ग्राहकों में उलझ गए। मरमेलादोव ने नए आने वालों की ओर कोई ध्यान दिए बिना अपनी कहानी जारी रखी। लगता था अब तक वह बहुत थक चुका है, लेकिन जैसे जैसे शराब का नशा चढ़ता गया वह और ज्यादा बोलने लगा। नौकरी मिलने की हालिया सफलता को याद करके उसमें जैसे नई जान आ गई थी, और यह बात उसके चेहरे की चमक में साफ झलक रही थी। रास्कोल्निकोव ध्यान से सुनता रहा। यह बात 5 हफ्ते पहले की है, जनाब। जी हां। तो जैसे ही कतेरिना इवानोवना और सोफिया ने यह खबर सुनी, भगवान दया करें, ऐसा लगा जैसे मैं स्वर्ग पहुंच गया हूं। पहले तो हाल यह था कि जानवर की तरह पड़े रहो, गालियां मिलें और कुछ नहीं। अब वे दबे पांव चलती थीं, बच्चों से कहती, श्श, सेम्योन झखारोविच दफ्तर में काम करते करते थक गए हैं, आराम कर रहे हैं। मेरे काम पर जाने से पहले वे मेरे लिए कॉफी बनाती, उसमें क्रीम डालकर देती। और अब सुनिए, वे असली क्रीम कहां से लाती थीं, ये आज तक मेरी समझ में नहीं आया। उन्होंने मेरे पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी जुटा दिए, पूरे 11.5 रूबल 50 कोपेक में। जूते, बढ़िया सूती कमीज का कपड़ा, कोट पतलून, हर चीज उन्होंने बड़ी ठाठ से जुटाई थी, वो भी महज 11.5 रूबल में। पहले दिन शाम को जरा जल्दी लौटा तो क्या देखता हूं, कतेरिना इवानोवना ने 2 कोर्स का डिनर तैयार कर रखा है। सूप, मसालेदार गोश्त और मूली की चटनी। हमने तो उस वक्त तक ऐसे खाने की कल्पना भी नहीं की थी। उसके पास ढंग के कपड़े नहीं थे, थी ही नहीं, लेकिन फिर भी वह ऐसी सजी संवरी थी जैसे किसी से मिलने जा रही हो। और यह भी नहीं कि उसके पास सजने संवरने का सामान था, वह तो बिना किसी चीज के ही सज गई थी। उसने सलीके से अपने बाल बनाए, जैसा भी बन पड़ा एक साफ कॉलर लगाया, आस्तीनों के सिरों पर कफ्स लगाए,
और आप देखते कि कैसी काया पलट हो गई थी उसकी। पहले से कहीं ज्यादा जवान और कहीं ज्यादा खूबसूरत। मेरी प्यारी बेटी सोफिया ने ही पैसों से मदद की थी। उसने कहा था, अभी मेरे लिए यहां ज्यादा आना जाना और आप लोगों से मिलना ठीक नहीं रहेगा। बस कभी कभी अंधेरा हो जाने के बाद, जब कोई देख ना सके। खाना खाकर मैं एक झपकी लेने के लिए लेटा, और फिर क्या हुआ जानते हैं आप? अभी पिछले ही हफ्ते कतेरीना इवानोवना का हमारी मकान मालकिन अमाल्या ईवदोरोवना से भयानक झगड़ा हुआ था। लेकिन उस वक्त वह उसे कॉफी पीने के लिए बुलाए बिना न रह सकी। 2 घंटे तक वे दोनों बैठी आपस में खुसर पुसर करती रहीं। अब सेम्योन झकारोविच को फिर नौकरी मिल गई है और तनख्वाह मिलने लगी है, वह बोली। वह खुद महामहिम के पास गए थे और महामहिम खुद उनसे मिलने बाहर आए। बाकी सब लोगों को बाहर बिठाकर उन्होंने सेम्योन झकारोविच का हाथ पकड़ लिया और सबके सामने उन्हें अपने कमरे में ले गए। सुनते हैं आप? कुछ सुना आपने? यकीनन, वे बोले। सेम्योन झकारोविच, तुम्हारी पिछली खिदमतों को देखते हुए और उस नादानी की कमजोरी की तरफ तुम्हारे झुकाव के बावजूद, क्योंकि तुम अब वादा करते हो और इसके अलावा तुम्हारे बिना हमारा काम भी ठीक से नहीं चल रहा है। सुना आपने? कुछ सुना? इसलिए वे बोले, एक शरीफ आदमी की तरह जो वादा तुम कर रहे हो उस पर मैं यकीन करता हूं, और मुझे यकीन है कि ये सारी बातें उसने अपने मन से गढ़ ली थीं, सिर्फ मौज में आने के लिए नहीं या दिखावा करने के लिए नहीं, बल्कि सचमुच उसे इन बातों पर विश्वास था। उसे अपने हवाई महल बनाने में मजा आता है। सच कहूं जनाब, उसे सचमुच आनंद मिलता है। इसलिए मैं उसे इसके लिए दोष भी नहीं देता। जी नहीं, मैं उसे बिल्कुल दोष नहीं देता। 6 दिन पहले मैंने अपनी पहली तनख्वाह पूरे 23 रूबल 40 कोपेक पूरी की पूरी लाकर उसे दे दी, तो उसने मुझे बड़े लाडच से अपना गुड़िया कहा। गुड़िया, उसने कहा था, मेरी प्यारी गुड़िया। और जब हम दोनों अकेले थे, आप समझ रहे हैं ना जनाब, आप मुझे खास सुंदर तो नहीं कहेंगे, पति की हैसियत से भी मुझ में कोई खास बात नहीं पाएंगे, सही कहा ना? खैर, उसने मेरे गाल पर चुटकी भरी और बोली, मेरी प्यारी गुड़िया। मरमेलादोव बोलते बोलते रुक गया और मुस्कुराने की कोशिश की, पर अचानक उसकी ठोड़ी कांपने लगी। फिर भी उसने अपने को किसी तरह संभाल लिया। ये शराब खाना, उस आदमी की फटे हाल हालत, भूसे की नाव पर 5 रातें गुजारना और शराब की बोतलें गटक जाना, फिर भी अपनी बीवी और बच्चों के लिए ऐसा दर्द भरा प्यार कि सुनने वाला दंग रह जाए। रास्कोल्निकोव उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, लेकिन साथ ही उसे बेचैनी भी हो रही थी, ये सोचकर कि वह यहां आया ही क्यों। जनाब, आली जनाब, मरमेलादोव ने अपने आप को पूरी तरह संभालते हुए ऊंची आवाज में कहा, अरे जनाब, ये सब शायद आपको भी हंसी की बात लगती हो जैसे दूसरों को लगती है, और शायद आपको मेरी घरेलू जिंदगी की इन छोटी छोटी बेवकूफी भरी बातों से झुंझलाहट हो रही हो, लेकिन मेरे लिए यह हंसी की बात नहीं है, क्योंकि इन सब बातों को मैं महसूस करता हूं। और उस जिंदगी का वह सुनहरा दिन जब मेरी दुनिया जैसे स्वर्ग बन गई थी, वह पूरी शाम मैंने यही सोचते हुए गुजारी थी कि किस तरह सब चीजों का बंदोबस्त करूंगा, किस तरह सब बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाऊंगा, किस तरह अपनी बीवी को कुछ आराम का मौका दूंगा, और किस तरह अपनी बेटी को उस अपमान भरी जिंदगी से छुड़ाकर एक बार फिर अपने परिवार के दिलों में जगह दिलाऊंगा। और न जाने कितनी बातें इसी तरह। वह अचानक जैसे चौंक उठा, सिर ऊपर उठाया और सुनने वाले की आंखों में सीधे देखता हुआ बोला, तो हुआ यह जनाब कि उन सारे सपनों के अगले ही दिन, यानी ठीक 5 दिन पहले रात को मैंने दबे पांव चोरों की तरह कतेरीना इवानोवना के बक्से की चाबी चुरा ली। अपनी तनख्वाह में से जो कुछ बचा था वह निकाल लिया। कितना था अब याद नहीं। और अब मेरी हालत देखिए, घर छोड़े आज मुझे 5वां दिन है। वहां सब लोग मुझे खोज रहे होंगे, मेरी नौकरी खत्म हो चुकी होगी और मेरा कोट पतलून इकाई पुल के पास एक शराब खाने में पड़ा है, जिसके बदले मैंने ये कपड़े लिए हैं जो इस वक्त मुझ पर हैं। और अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका है। मरमेलादोव ने मुट्ठी से जोर से अपना माथा पीटा, दांत कसकर भींचे
आंखें बंद कर ली और मेज पर कुहनियाहों टिकाकर उन पर अपना सारा बोझ डालकर झुक गया। लेकिन एक ही मिनट बाद उसके चेहरे का रंग अचानक बदल गया। जानबूझकर मक्कारी भरे और कुछ बनावटी शेखी के अंदाज में उसने रास्कोल्निकोव की ओर देखा, हंसा और बोला, आज सुबह मैं सोफिया से मिलने गया था। उससे कुछ पैसे मांगने गया था, अपनी तलब मिटाने के लिए। ही उसने पैसे दिए तो नहीं होंगे? नए आने वाले में से एक आदमी ने जोर से कहा। उसने यह बात चिल्लाकर कही और ठहाका मारकर हंस पड़ा। यह बोतल तो उसी के पैसों से खरीदी गई है। मरमेलादोव ने रास्कोल्निकोव से सीधे मुखातिब होकर कहा। 30 कोपेक। जी हां, 30 कोपेक उसने अपने हाथों से मुझे दिए थे। वो उसके आखिरी पैसे थे। कल उसके पास इतने ही थे। मैंने अपनी आंखों से देखा था। कुछ बोली नहीं, बस मेरी ओर देखा। इस तरह बिना किसी को दोष दिए इंसानों का मातम यहां इस धरती पर नहीं, वहां ऊपर आसमान में किया जाता है। उन पर रोते हैं लेकिन दोष नहीं देते। और जानिए जनाब, जब कोई दोष नहीं देता तब और ज्यादा तकलीफ होती है। 30 कोपेक। जी हां, हो सकता है उसे उनकी जरूरत पड़ी हो। क्या ख्याल है आपका जनाब? उसे भी तो अब बड़े बनाव सिंगार से रहना पड़ता है। इस सजी धजी जिंदगी में पैसा लगता है, और आप जानते हैं कैसी सजावट की बात कर रहा हूं मैं। देखिए ना, पाउडर क्रीम का भी तो खर्च है। उसे हर चीज की जरूरत है। बढ़िया घेरेदार साया, कलफ लगा हुआ, जूते भी चाहिए, और सचमुच बांके जूते, ताकि जब वह कीचड़ भरे गड्ढे को पार करने के लिए कदम उठाए तो सबकी नजरें उसी के पांव पर टिक जाएं। आप समझ रहे हैं ना जनाब? आप जानते ही हैं कि इस सारी सजावट का मतलब क्या होता है। और मैं उसका सगा बाप, मैंने उसी पैसे में से 30 कोपेक शराब पीने के लिए मार ली, और अब वही शराब पी रहा हूं, बल्कि पी चुका हूं। बताइए, मुझ जैसे आदमी पर कौन तरस खाएगा? बोलिए, आपको मुझे देखकर अफसोस होता है कि नहीं जनाब? बताइए, आपको दुख होता है कि नहीं? ही। वह अपना गिलास फिर भरना चाहता था, लेकिन शराब बची ही नहीं थी। बोतल खाली हो चुकी थी। तुम पर कोई तरस खाए? शराब खाने के मालिक ने ऊंची आवाज में उसके पास आकर पूछा। इसके बाद ठहाकों और गालियों का शोर गूंज उठा। ये ठहाके और गालियां उन लोगों की थीं जो उसकी बातें सुन रहे थे, या शायद उन सब की भी जो कुछ नहीं सुन रहे थे, बस नौकरी से निकाले गए उस सरकारी क्लर्क को देख रहे थे। तरस खाए? मुझ पर कोई तरस खाए? मरमेलादोव अचानक हाथ आगे बढ़ाकर खड़ा हो गया और बोलने लगा, गोया इसी सवाल का इंतजार कर रहा था। मुझ पर कोई तरस खाए, आप कहते हैं? जी नहीं, कोई वजह नहीं कि मुझ पर तरस खाया जाए। मुझ पर तरस नहीं खाया जाना चाहिए। मुझे तो फांसी पर लटकाया जाना चाहिए, सूली पर चढ़ा देना चाहिए। हाँ, मुझे सूली पर चढ़ा दो, ए इंसाफ करने वालों, मुझे सूली पर चढ़ा दो, लेकिन मुझ पर तरस खाओ, और फिर मैं खुद चल दूंगा सूली की ओर, क्योंकि मैं खुशी नहीं ढूंढ रहा। मुझे तो बस आंसुओं और दर्द की तलाश है। क्या तुम यह बात समझते हो, तुम जो शराब बेचते हो? क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी यह शराब मुझे मीठी इसलिए लगी क्योंकि इसकी तलछट में मुझे दर्द की तलाश थी, आंसुओं और पीड़ा की तलाश। और हां, मुझे वह मिल गया। मैंने उसे छका। वह कुछ देर रुका, फिर धीमे स्वर में बोला, मुझ पर तरस खाएगा वह ऊपर वाला, वह जिसके दिल में हर इंसान के लिए रहम है, जिसने हर चीज को समझा है और जो सच्चा न्याय करने वाला है। वह उस दिन आएगा और पूछेगा, कहां है वह बेटी जिसने अपनी तपेदिक से ग्रस्त चिड़चिड़ी सौतेली मां के लिए, किसी और के नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया? वह पूछेगा, कहां है वह बेटी जिसने अपने गंदे शराबी बाप, अपने दुनियादार बाप पर भी तरस खाया बिना जरा सा डर दिखाए? और वह कहेगा, मेरे पास आ, मैं तुझे एक बार माफ कर चुका हूं, मैंने तुझे पहले भी माफ किया है। तेरे गुनाह बड़े हैं, अनगिनत हैं, लेकिन तूने बहुत प्यार किया है। और वह मेरी सोफिया को माफ कर देगा। हां, माफ कर देगा, मैं जानता हूं। अभी जब मैं उसके पास था मुझे दिल में ऐसा ही लग रहा था। और वह करेगा न्याय, वह सबको माफ कर देगा, अच्छों को भी, बुरों को भी, समझदारों को भी, नादानों को भी।
और जब वह सबका हिसाब कर चुका होगा तब वह हमें बुलाएगा, कहेगा, तुम भी आओ, आगे आओ ऐ शराबियो, आओ तुम जो कमजोर हो, आओ तुम जो बेशर्म हो। और हम सब आगे बढ़ेंगे बिना किसी शर्म के और जाकर उसके सामने खड़े हो जाएंगे। वह कहेगा, सुअर हो तुम लोग, जानवरों के सांचे में ढले हुए, तुम्हारे ऊपर गंदगी की छाप है, लेकिन आओ, तुम भी आओ। और तब जो लोग अक्लमंद हैं, जो समझदार हैं, वे कहेंगे, या खुदा, तू अपने पास इन लोगों को क्यों बुला रहा है? और वह कहेगा, मैं इन्हें अपने पास इसलिए बुला रहा हूं ऐ अक्ल वालों, क्योंकि इनमें से एक भी अपने आप को इसके लायक नहीं समझता था। फिर वह हमारी ओर अपने हाथ बढ़ाएगा और हम उसके कदमों पर गिर पड़ेंगे, हम रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, और तब हर बात हमारी समझ में आ जाएगी। उस वक्त सब कुछ हमारी समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कतेरीना इवानोवना समेत। ऐ मालिक, बना रहे तेरा राज। ये कहकर वह निढाल होकर एकदम बेबस सा बेंच पर बैठ गया। उसने किसी की ओर नहीं देखा, उसे अपने इर्द गिर्द की कोई खबर ही नहीं थी, और वह गहरे विचारों में डूब गया। उसके शब्दों का कुछ असर हुआ था। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर से ठहाके और गालियां सुनाई देने लगीं। यह अपनी ही समझ बघार रहा है, बेवकूफों जैसी बातें करता है, हाँ, हाकिम बना फिरता है, वगैरह वगैरह। आइए चलें साहब। मरमेलादोव ने अचानक सिर उठाकर रास्कोल्निकोव से कहा, आप मुझे घर तक छोड़ देंगे? कोजेल का घर है, अहाते के अंदर वाला। बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे कतेरीना इवानोवना के पास जाना ही चाहिए। रास्कोल्निकोव तो पहले ही वहां से उठ जाना चाहता था, और सच कहें तो वह उसकी मदद करना भी चाहता था। मरमेलादोव की जुबान से ज्यादा उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, और उसने लगभग सारा बोझ उस नौजवान पर डाल रखा था। उन्हें कोई 200-300 कदम ही जाना था। जैसे जैसे घर पास आता गया, उस शराबी के डर और बेचैनी में इजाफा होता गया। अब मुझे कतेरीना इवानोवना का डर नहीं, वह अपनी घबराहट में बड़बड़ाया, और न इस बात का कि वह मेरे बाल पकड़कर खींचेगी। मेरे इन बालों की तो अब औकात ही क्या है, भाड़ में जाई मेरे बाल। मेरा तो कहना है, अच्छा ही होगा अगर वह मुझे बालों से पकड़ ले। मुझे इससे डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है उसकी आंखों से। जी हां, उसकी आंखों से, उसके गालों की तमतमाहट से भी डर लगता है, और उसके सांस लेने से भी। आपने कभी देखा है ना, जब इस बीमारी के लोगों को गुस्सा आता है तो वे कैसी सांस लेते हैं। मुझे बच्चों के रोने से भी डर लगता है। भगवान जाने, अगर सोनिया ने आज खाने को कुछ न भेजा होगा तो क्या हुआ होगा, पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन पिटने से मुझे जरा भी डर नहीं लगता। मैं आपको बताऊं साहब, ऐसी पिटाई से मुझे कोई दर्द नहीं होता, बल्कि मजा आता है। सच तो यह है कि उसके बिना मेरा गुजारा ही नहीं। ऐसा होना ही बेहतर है, वह मुझे खूब मारे, इससे उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। यही तो अच्छा है। वह रहा कोजेल का घर, वही जो ताले चाबियां बनाता है, जमींदार है, खाता पीता आदमी है। आप जनाब आगे आगे चलिए। अहाता पार करके वे तीसरी मंजिल पर चढ़ गए। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए, सीढ़ियों पर अंधेरा बढ़ता गया। लगभग 11 बजे का समय था। हालांकि पीटर्सबर्ग में गर्मियों में रात होती ही कहां है, फिर भी सीढ़ियों के ऊपर का हिस्सा काफी अंधेरा था। सीढ़ियों के ऊपरी सिरे पर एक छोटा सा गंदा दरवाजा पूरा खुला हुआ था। दरवाजे से ही पूरा कमरा दिखाई देता था। कोई 10 कदम लंबा कमरा, जिसमें थोड़ा सा टूटा फूटा फर्नीचर था। एक छोटी सी शमा जल रही थी। हर चीज इधर उधर बिखरी पड़ी थी। तरह तरह के फटे पुराने कपड़े, खास तौर पर बच्चों के कपड़े। दूसरी तरफ एक फटी हुई चादर टंगी थी। शायद उसके पीछे कोई चारपाई रही हो। कमरे में 2 कुर्सियां और एक सोफे के सिवा कुछ नहीं था। सोफे पर पुराना मोमजामा चढ़ा था, जिसमें जगह जगह छेद थे। उसके सामने पुराने ढंग की एक चाय की मेज थी, बिना रंग रोगन, बिना मेज पोश के। मेज के एक कोने में लोहे के क्षमादान में एक बुझती सी क्षमा जल रही थी। ऐसा लगता था कि इस परिवार के पास कमरे का एक हिस्सा नहीं, बल्कि पूरा कमरा था। लेकिन उनका कमरा वास्तव में एक रास्ता भी था, दूसरे कमरों या यूं कहें कबूतर खानों की आवाजाही का।
अमालिया लिप्पेवेक्सेल के घर के इन दूसरे हिस्सों की ओर जाने वाला दरवाजा आधा खुला था और उधर से लगातार शोरगुल, ठहाके और बातें सुनाई दे रही थीं। लोग शायद ताश खेल रहे थे और चाय पी रहे थे। बीच बीच में वहां से बहुत ही बेहुदा और भद्दी बातें भी सुनाई देती थीं। रास्कोल्निकोव ने कतेरीना इवानोवना को तुरंत पहचान लिया। वह जरा लंबे कद और छरहरे बदन की, सुडौल मगर बेहद दुबली पतली और सूखी हुई औरत थी। उसके गहरे बादामी रंग के सुंदर बाल थे और गालों पर तमतमाती लाली थी। दोनों हाथों से सीना दबाए वह उस छोटे से कमरे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक टहल रही थी। उसके होंठ सूखे हुए थे और सांसें उखड़ी उखड़ी चल रही थीं। उसकी आंखें वैसे चमक रही थीं जैसे किसी बुखार में चमकती हैं, और वह कठोर निगाहों से चारों ओर की चीजों को घूर रही थी। शमा की मध्यम झिलमिलाती रोशनी में उसके बुखार से तपे और उत्तेजित चेहरे को देखकर तकलीफ होती थी। रास्कोल्निकोव के अनुमान से उसकी उम्र कोई 30 साल के आसपास रही होगी, लेकिन वह निश्चित रूप से मर्मेलादोव से कहीं ज्यादा ऊंचे स्तर की लग रही थी। उसने न तो उनके आने की आहट सुनी, न यह देखा कि वे कमरे में दाखिल हुए हैं। लगता था जैसे वह विचारों में डूबी हुई है, न कुछ देख रही है, न सुन रही है। कमरे में घुटन थी, पर उसने खिड़की नहीं खोली थी। सीढ़ियों से बदबू आ रही थी, लेकिन उसने सीढ़ियों की ओर जाने वाला दरवाजा भी बंद नहीं किया था। भीतर वाले कमरे से धुएं के बादल उठते हुए इस कमरे में आ रहे थे। वह बार बार खांसती, पर फिर भी दरवाजा बंद नहीं करती थी। सबसे छोटी बच्ची, कोई 6 साल की, फर्श पर गठरी सी बनी, सोफे से सिर टिकाए सो रही थी। उसे थोड़ा बड़ा, शायद 7 साल का लड़का एक कोने में खड़ा कांप रहा था और रो रहा था। शायद उसे अभी अभी मार पड़ी थी। उसके पास ही एक लंबी सी सुई जैसी पतली लड़की खड़ी थी, जो उम्र में लगभग 9 साल की रही होगी। उसने एक महीन सी फटी हुई कमीज पहन रखी थी और अपने नंगे कंधों पर एक बहुत पुराना औरतों का ऊनी लबादा डाले थी, जो शायद 2 साल पहले किसी और के लिए बना होगा और मुश्किल से उसके घुटनों तक पहुंचता था। उसकी लकड़ी सी सूखी बांह अपने छोटे भाई की गर्दन पर रखी थी। वह उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी और धीरे धीरे समझा रही थी कि अब और न रोए। साथ ही वह अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से, जो उसके दुबले भयभीत चेहरे पर और भी बड़ी लग रही थीं, डरी सहमी सी अपनी मां को देख रही थी। मर्मेलादोव दरवाजे के भीतर नहीं घुसा, बल्कि चौखट पर ही घुटनों के बल गिर पड़ा और रास्कोल्निकोव को आगे बढ़ा दिया। औरत ने अचानक एक अजनबी को सामने खड़ा देखा तो ठिठक गई और असहाय सी उसके सामने खड़ी रह गई। एक पल बाद वह संभली और सोच में पड़ गई कि यह आदमी यहां क्यों आया होगा। फिर तुरंत ही उसे ध्यान आया कि शायद वह बगल वाले कमरे में जाना चाहता होगा और उसके कमरे से होकर ही वहां जाया जा सकता था। यह सोचकर उसने उसकी ओर फिर नजर डाली और बिना कुछ बोले दरवाजा बंद करने के लिए उधर बढ़ी। और जैसे ही चौखट पर उसने अपने पति को घुटनों के बल गिरा देखा, वह अचानक चीख पड़ी, आहा! वह जुनून से पागल होकर चीखी, आ गया वापस, पापी, पिशाच! कहां है पैसा? जेब में क्या है? दिखा। और कपड़े, वे भी तो नहीं हैं। कहां गए कपड़े? कहां है पैसा? बोल। इतना कहकर वह उसकी तलाशी लेने के लिए उस पर टूट पड़ी। मर्मेलादोव ने भीगी बिल्ली की तरह जरा भी आवाज की बिना दोनों हाथ ऊपर उठा दिए ताकि उसे तलाशी लेने में कोई कठिनाई न हो। उसके पास एक दमड़ी भी नहीं थी। कहां है पैसा? उसने चीख कर पूछा। हे भगवान, सारा का सारा पी तो नहीं गया? संध्या में तो पूरे 12 रूबल बचे थे। ये कहते ही उसने मर्मेलादोव के बाल पकड़कर उसे झंझोड़ा और कमरे में खींच लाई। मर्मेलादोव ने खुद घुटनों के बल रेंगकर उसकी इस कोशिश में मदद की। इसी से राहत मिलती है मुझे, इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि यह मेरे लिए बड़ी राहत की बात है जनाब। वह चीख चीख कर बोल रहा था, जबकि वह उसके बाल खींच रही थी, और उसने एक बार तो खुद अपना माथा जमीन पर दे मारा। फर्श पर सोई हुई छोटी बच्ची जाग गई और रोने लगी। कोने में खड़ा लड़का भी अपना धैर्य खो बैठा, बेहद सहम कर चीखता हुआ अपनी बहन से चिपक गया, मानो उसे दोबारा पड़ा हो। बड़ी बेटी पत्ते की तरह कांप रही थी। सारा पी गया, यह सारा का सारा पी गया। बेचारी औरत घोर निराशा में रोती और चिल्लाती रही।
कपड़े भी सब चले गए और ये सब भूखे हैं, भूख से बेहाल। अपने हाथ मलते हुए उसने बच्चों की ओर इशारा किया। अरे लानत है ऐसी जिंदगी पर, और आपको भी शर्म नहीं आती? यह कहकर वह अचानक रास्कोल्निकोव की ओर मुड़ी। सीधे शराब खाने से चले आ रहे हैं, है ना? तो आप भी इनके साथ पी रहे थे ना? निकल जाइए यहां से। नौजवान बिना कुछ कहे वहां से निकलने को मुड़ा ही था कि इतने में किसी ने अंदर वाला दरवाजा पूरा खोल दिया। अब उस दरवाजे से कौतूहल भरे चेहरे झांकने लगे। मुंह में पाइप और सिगरेट दबाए भद्दे और बदसूरत लोग, टोपी लगाए हुए सिर, सब दरवाजे पर आकर जमा हो गए और तमाशा देखने लगे। कमरे के भीतर कुछ आकृतियां नजर आ रही थीं। कुछ ने बहुत कम कपड़े पहन रखे थे, कुछ के हाथों में ताश के पत्ते थे। उन लोगों को खास तौर पर बड़ा मजा आ रहा था जब मर्मेलादोव के बाल पकड़कर उसे घसीटा जा रहा था और वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि इससे मुझे राहत मिल रही है। कुछ लोग तो कमरे में अंदर तक चले आए। आखिरकार एक तीखी और भयानक आवाज सुनाई दी। यह आवाज खुद अमाल्या इवानोवना लिप्पेव-सेल की थी, जो लोगों को धकेलती हुई उनके बीच से रास्ता बनाकर अपने ढंग से व्यवस्था कायम करने के लिए आगे आ रही थी। वह उस बेचारी औरत को सैकड़ों बार डराने धमकाने के लिए बेशर्मी से गालियां दे रही थी और अगले ही दिन कमरा खाली कर देने की धमकी दे रही थी। बाहर निकलते समय रास्कोल्निकोव ने अपनी जेब में हाथ डाला। शराब खाने में दाम चुकाने के बाद जो थोड़ी बहुत रेजगारी बची थी, उसी में से जितना हाथ में आया वह सब उसने चुपके से खिड़की पर रख दिया। फिर सीढ़ियां उतरते हुए उसकी नीयत बदली। वो लौट कर जाने का विचार करने लगा। मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफी कर बैठा, उसने मन ही मन सोचा। उन्हें तो सोफिया का सहारा है, लेकिन मुझे खुद पैसों की जरूरत है। लेकिन फिर यह सोचकर कि अब वे पैसे वापस लेना असंभव है और वैसे भी वह उन्हें लौटाकर नहीं लेता, उसने झटके से हवा में हाथ हिलाया, मानो उस विचार को अपने दिमाग से झाड़ फेंका हो, और अपने घर की ओर चल पड़ा। सोफिया को क्रीम पाउडर की भी तो जरूरत होगी, उसने सड़क पर चलते चलते कहा और बड़ी तीखी हंसी हंसा। ऐसी सज धज में पैसा लगता है। हाँ, और कौन जाने आज सोफिया के पास एक फूटी कौड़ी भी ना हो। बड़ा शिकार फंसाने में हमेशा जोखिम तो रहता ही है। सोने की खान खोदना आसान नहीं होता। तब तो मेरे पैसों के बिना उनके पेट में कलेक दाना भी नहीं जाएगा। सोफिया जिंदाबाद। शायद उन्हें अब सचमुच सोने की खान मिल गई है और वे लोग उसका पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं। जी हाँ, पूरा पूरा फायदा। वे इस बात पर पहले बहुत रोध हो चुके हैं, अब उन्हें इसकी आदत पड़ गई है। आदमी ठहरा बदमाश, उसे तो हर चीज की आदत पड़ जाती है। लेकिन अगर मेरा ऐसा सोचना गलत हुआ तो? एक पल को रुककर वह अचानक बड़बड़ा उठा। अगर आदमी यानी कि आम इंसान वास्तव में पूरी तरह नीच या बदमाश न हो, तो बाकी सब कुछ हमारे अपने मन का खोट है, हमारी बनावट है, और फिर कहने सुनने पर कोई रोक टोक नहीं। ऐसा ही होना चाहिए।